तो बिहार में जो जाति जनगणना की रिजल्ट आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिहार में जो अभी रिजल्ट आई है वो गिनती को लेकर के आई है। ये एक अच्छी पहल है जो बिहार सरकार की कि उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराई, क्योंकि संविधान में प्राविधान है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए। इस पर जो है बिहार सरकार ने पहल किया, एक अच्छा कदम है। ओबीसी में यादव लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उस बिरादरी की संख्या 3% है। फिर वो मुख्यमंत्री हैं, इस पर क्या है? देखिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी का मुख्यमंत्री है और संख्या भी ओबीसी की बड़े पैमाने पर उधर है। हाँ, जाति के आधार पर अगर देखी जाए तो वहाँ यादव की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ जो यादव है उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों लोग मिलजुल करके जो है उधर अभी शासन कर रहे हैं। इधर जाति आधारित गणना बिहार सरकार परिणाम दिखाई है लोगों को, जो सामने आ रहा है। अभी कल परिणाम ही आया कि कल रिजल्ट भी यहाँ से आपको देवरिया से देखने को मिला। यादव परिवार के लोगों ने ब्राह्मण समुदाय को 6 लोगों का कत्लेआम कर दिया। देखिए, तो ये रिजल्ट जिसका सरकार डर रही थी कि जब जात आधारित गणना का जो रिजल्ट आएगा तो ये जातीय संघर्ष और ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था हावी है, तमाम चीज़ें, क्या ये चीज़ बढ़ नहीं रही है? ये ताज़ा मामला आप देख सकते हैं। देखिए, जो देवरिया में जो मामला हुआ है वो अभी जो 6 लोगों की हत्या हुई है वो रंजिश था, ज़मीनी विवाद को लेकर के ये मामला हुआ है। दूसरी चीज़ है, भारत में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ओबीसी की है, और जिस अनुपात में ओबीसी की संख्या है उस अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। आज आज़ादी के 70-75 साल हो गए, आज तक उनको अपने अनुपात में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी आज भी नहीं मिली हुई है। तो जब जागृति आएगी ओबीसी के अंदर कि हमारी संख्या होते हुए हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो स्वाभाविक है जो है हमारे हिस्सों पे जिन लोगों ने डाका डाला है उस पर हमारा जो है एक्शन होगा। नहीं, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सब बराबर है, ठीक, और एक तरफ आप लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं। देखिए, ये जाति जनगणना इसलिए है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं है, भारत में ही जाति व्यवस्था है। और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बना करके हमको गुलाम निरंतर बनाए रखना चाहता है। और इसको लेकर के, क्योंकि अगर जात के आधार पर गिनती होती है तो गिनती के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था है। जो अभी रिजर्वेशन मिल रहा है वो रिजर्वेशन का प्रावधान इसीलिए किया गया कि इतिहास में जो इस देश का वास्तविक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, वो इस देश के वास्तविक मूल निवासी हैं। लेकिन दुश्मनों ने, जो 3% यहूदी ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को जातियों में डिवाइडेशन करके राज किया, और वो आज भी राज करना चाहता है जाति व्यवस्था के आधार पर। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म की जाए और एक तरफ आप लोग मांग करते हैं कि जातीय जनगणना हो। बिल्कुल, जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी ज़िंदगी इसी के लिए लगाई कि जाति व्यवस्था इन ब्राह्मणों ने बनाई, और जाति व्यवस्था पे ही भारत के ब्राह्मणों की व्यवस्था टिकी हुई है। आज जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए तो जो आज रिजर्वेशन को वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था की होने की वजह से देश में समस्याएं बढ़ रही है। और जाति व्यवस्था होने की वजह से हमारे समाज में, मैंने SC ST OBC में तमाम ऐसे दलाल बड़े नेता जो पैदा हो रहे हैं वो जाति व्यवस्था होने की वजह से पैदा हो रहे हैं। अगर जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है, केवल 1 इक्वल व्यक्ति का रहता है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, तो जो अभी समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था व्याप्त है, छुआछूत की जो व्यवस्था व्याप्त है, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। नहीं, अभी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो है जात के नाम पे नहीं, व्यक्ति के गरीबी के नाम से। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन, जो अभी इकोनॉमिक यानी आर्थिक रिजर्वेशन का जो प्रावधान हुआ वो संविधान के विरोध में हुआ है। अगर देखी जाए तो रिजर्वेशन 4 तरह का मिला हुआ है। एजुकेशन में है, नौकरी में है, प्रमोशन में है और पॉलिटिक्स में है। ये 4 रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 10 साल के रिजर्वेशन का प्रावधान किया था वो राजनीति में किया था, लेकिन आज लगभग संविधान को लगभग 70-75 साल हुए लागू हुए, लगभग फिर आज भी जो है वो स्थिति बनी हुई है। जो रिजर्वेशन का मामला हुआ है सही तरीके से उसकी वास्तविकता लोगों को नहीं बताई गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो बार बार आरक्षण को गलत तरीके से पेश किया गया, और जो आर्थिक रिजर्वेशन का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष रहा वो आर्थिक में था। उस समय तो किसी प्रकार का कोई एक तो अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि धन रखने का हमारे लोग पर अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एजुकेशन लिया, जो संघर्ष किया, वो तो आर्थिक
तंगी में एजुकेशन लिया। तो अगर वो चाहते कि आर्थिक समस्या है तो उन्होंने संविधान में आर्थिक रिजर्वेशन का प्रावधान किया होता, लेकिन आर्थिक रिजर्वेशन का प्रावधान इसलिए नहीं किया क्योंकि जो समस्याएं थी वो आर्थिक नहीं थी, जो समस्याएं थी सामाजिक और शैक्षणिक थी। अगर हमारे लोगों के पास एजुकेशन की व्यवस्था उस समय होती तो एजुकेशन के आधार पर उसको मान सम्मान भी मिल सकता, तो उसकी समाज में अपनी एक छवि होती, एक पहचान होती। और अगर ये दोनों चीज़ हो जाती तो ऑटोमेटिक उसके पास आर्थिक मजबूती आ सकती है। तो आज भी समस्याएं आर्थिक नहीं है, देखिए आज भी समस्याएं जो है सामाजिक और शैक्षणिक ही हैं। जैसे जो जाति व्यवस्था आज जब जो जातीय गणना हुई है, क्या जातीय गणना होने से जो जाति व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी, या यदि आपको कहा जाए कि आपको जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए, इसके फायदे क्या है? जाति जनगणना होने से अभी जो जात की व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, लेकिन उनको अपने अनुपात में जो उनकी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, संख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलती है तो उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है। देखिए, योग्यताओं से आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है, ऐसा जिन लोगों आरोप लगाया है उनका आरोप निराधार है, टोटल गलत है। रिजर्वेशन का जो प्रावधान हुआ है वो एक प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है, कोई खैरात नहीं है। दूसरी चीज़ है, इतिहास में हमको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इस वजह से जब गिनती हुई 1931 में अंग्रेज़ों ने जब गिनती कराई तो गिनती के आधार पर उनको हिस्सेदारी देने के लिए, क्योंकि हिस्सेदारी तभी मिल सकती है जब व्यक्ति की गिनती होगी, गिनती के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। तो ये गिनती होने के बाद जो शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला संविधान में वो 22.5% मिला SC/ST मिला करके, और OBC की जो संख्या थी वो 52% थी। और संविधान लागू होने के बाद जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके लिए संघर्ष हुआ, लगभग 30-35 साल लोग संघर्ष किए। उसके बाद 1991-92 में जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनको 27% रिजर्वेशन मिला, और 27% जो आरक्षण उनको मिला ये कह करके मिला कि 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं हो सकता। यह भी OBC के साथ बड़े पैमाने धोखेबाजी हुई। उस समय बड़े पैमाने OBC के साथ धोखेबाजी हुई। 52% संख्या उनकी और उनको दिया 27%। लेकिन आज भी जो लागू है OBC का जो रिजर्वेशन जो लागू है आज भी 6.5% से ज़्यादा फुलफिल नहीं हुआ है। तो इस वजह से बड़े पैमाने पर OBC में समस्याएं बनी हुई है। अगर वो 27% भी लागू कर दिया होता तो OBC की जो समस्याएं आज बड़े पैमाने बढ़ी हुई है शायद वो समस्याएं नहीं होती। और क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने जातिवार जनगणना करा करके ये वास्तविकता दिखाई है या वास्तविकता बताई है, इसके लिए निरंतर कई सालों से वामसेब के तमाम ऑफशूट विंग, अभी उसका एक ऑफशूट विंग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो वामसेब का ऑफशूट विंग है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं, वो निरंतर OBC की गिनती होनी चाहिए उस गिनती को लेकर निरंतर अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने अपना घर परिवार को छोड़ दिया है कि हमारे लोगों को संख्या के अनुपात उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और इसको लेकर निरंतर परिवर्तन यात्राएं चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। और ये इस पर जो है बिहार सरकार ने पहल किया, उस पहल पर ये जो अभी आंकड़ा आया हुआ है कि OBC की जो संख्या है आज 63% बिहार में है, और 63% होते हुए भी क्या OBC के लोगों को शासन प्रशासन में क्या हिस्सेदारी मिल रही है, या जितने भी संस्थान हैं क्या वो संस्थानों में OBC का प्रतिनिधित्व है? तो साथियों जो देखा जाए तो कहीं नहीं है। 44 के सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, आज भी एक भी उस यूनिवर्सिटी में एक भी OBC का प्रोफेसर नहीं है। अगर हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन जो प्रोफेसर होता है वो आज भी नहीं है। तो तमाम ऐसी समस्याएं बनी हुई है, और इसको लेकर के अभी OBC को ये वास्तविकता मालूम हुई कि OBC की बिहार में 63% जनसंख्या है, तो क्या जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिल रही कि नहीं मिल रही है, या जो हिस्सेदारी उनकी है उस हिस्सेदारी पे कौन लोग डाका डाले हुए हैं, ये जानकारी अभी लोग उधर होगी। तो एक ये संघर्ष होगा कि हमारी संख्या अगर 63% है तो हमको 63% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो इसके आधार पे तमाम ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जो आज इतिहास में जिन लोगों ने हमको यानी SC OBC के लोगों को अधिकार वंचित किया हुआ था, संविधान लागू होने के बाद भी SC OBC आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। यानी ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से संविधान को लागू होना चाहिए था आज भी उस तरीके से ये लोग संविधान को लागू होने नहीं दे रहे हैं। और जो उनका SC OBC का हक अधिकार है, ये ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग, यही लोग उनके हिस्से पे डाका डाले हुए हैं।
तो अभी हम लोग बड़े पैमाने पे ओबीसी के बीच में जाके जागृति कर रहे हैं कि आपके हिस्सों पे कौन डाका डाला हुआ है। अगर जिस तरीके से बिहार सरकार ने गिनती करा करके उनकी हिस्सेदारी या उनको ये जागृत किया कि आपकी जो भागीदारी है वो 63% है, तो 63% आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसी तरीके से हम आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले जितने भी ओबीसी हैं, आप अपने प्रतिनिधित्व से ये अपील करो और उनको आप लिखित जवाब मांगो कि हम जो जिस तरीके से बिहार सरकार ने गिनती कराई है और जातिवार जनगणना को स्पष्ट किया हुआ है, उसी तरीके से आप लोग भी ये सरकार पे दबाव बना करके आप लोग भी जो है अपने राज्य की गिनती कराओ। और अगर गिनती होती तो आप वास्तविकता ये मालूम चलेगी कि ओबीसी की हिस्सेदारी जिस अनुपात में उनकी संख्या है, क्या उस अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिल रही कि नहीं मिल रही है। अगर ये डाटा आएगा तो ही समस्याओं का समाधान होगा, और नहीं तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जातिवार जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं जाति व्यवस्था समाप्त कर दो। जाति व्यवस्था अगर समाप्त कर दो तो जाति व्यवस्था समाप्त होने के बाद जो ब्राह्मणों की व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो कर्मकांड पाखंड ऊंच नीच की व्यवस्था उन लोगों ने बना के राज कर रहे हैं, हमारे लोगों को निरंतर शोषण कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो अभी अगर देखा जाए तो इतिहास में मंदिरों में ब्राह्मण उसका पुजारी होता था और आज भी मंदिरों का पुजारी ब्राह्मण ही होता है, कोई SC OBC का नहीं होता है। तो सदियों से वो उसका रिजर्वेशन वो ले रहे हैं। क्या ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, SC को नहीं मिलना चाहिए? क्या मंदिर का पुजारी SC OBC के लोग नहीं बन सकते? तो नहीं बन सकते, क्योंकि बनने का कोई प्राविधान नहीं है। तो सदियों से वो उसका रिजर्वेशन ले रहे हैं। आज अगर संविधान लागू होने के बाद अगर हमको थोड़ा बहुत हमारी हिस्सेदारी अगर मिल रही है तो इस हिस्सेदारी से ब्राह्मणों की जल क्यों रही है, हट क्यों रही है उनकी? नहीं, जाति जिसे कारण जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। कौन खत्म करेगा? और जातिवाद खत्म करने का कोई आपके पास सुझाव कि ऐसा कर दिया कि जातिवाद भारत से खत्म हो जाए? बिल्कुल, जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। एक इक्वल जो है वो पॉलिसी बना करके इसको ख़त्म कर सकती है। मतलब जो मानव में अगर देखी जाए, दो ये जाति है, एक नर एक मादा। ये भारत के ब्राह्मणों ने जो इंसानों में जाति व्यवस्था बनाई, जातियों की जो पहचान की गई वो 4 प्रकार से है। जैसे अगर देखा जाए उसके आकार प्रकार से है, उसके पदचिन्हों से है, उसके भिष्टा से है और उसके बोली से है। इस 4 प्रकार के आधारों पे आप पहचान कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था किस में है। तो जाति व्यवस्था जो जानवरों में है, जानवरों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने इंसानों में ला के थोपी। और जो SC ST OBC के लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जातियाँ इसमें बनाई गई और जातियों को बना करके ये राज कर रहे हैं। इतिहास में अगर देखा जाए तो बड़ व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भारत के ब्राह्मणों ने पुष्यमित्र शुंग ने जब प्रतिक्रांति करने के बाद ब्राह्मणों ने ये षड्यंत्र रचा कि बुद्ध ने बड़ व्यवस्था के आधार पर जागृति किया और समाज को एकत्रित किया। इस वजह से बुद्धा की व्यवस्था स्थापित होने के बाद समता, स्वतंत्रता, बनता और भाईचारे की भावना समाज में निर्माण हुई। ब्राह्मणों ने जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा प्रतिक्रांति किया तो प्रतिक्रांति के बाद उसका परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों ने ये षड्यंत्र किया कि ये जो शूद्र जातियां हैं, जो शूद्र वर्ग है, उसके इतने टुकड़े कर दो कि इनकी एक जाति के लोग अगर इकट्ठा हो करके। मेरा प्रश्न था कि जाति व्यवस्था खत्म करने का कोई सुझाव भी आप कह रहे हैं कि कानून बना दिया जाए। संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया गया, उसमें एक अधिकार है समानता का अधिकार, जो जातिवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया। तो कानून तो पहले से बना हुआ है, इसके बाद और कौन सा कानून बन जाए कि जो जातिवाद नहीं? तो उस कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सरकार उस कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, करवा नहीं रही है जो करवाना चाहिए। तो तमाम ऐसे आर्टिकल जो बने हुए हैं, अभी उस आर्टिकलों की जो जानकारी लोगों को होनी चाहिए वो लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है। नहीं तो सरकार उस समानता को कानून किस प्रकार से लोगों में लागू करे कि जातिवाद खत्म हो जाए? देखिए, जो अभी जाति व्यवस्था जो बनी हुई है, चमार कह देता है तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। जात सूचक गालियाँ देता है तो उसके खिलाफ कानून बने हुए हैं। वो कानून कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तभी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। इसके अलावा और क्या कौन सा ऐसा कानून बना दिया जाए कि जिससे जातिवाद खत्म हो जाए? देखिए, अभी जो जाति व्यवस्था ये ब्राह्मणों ने बनाई, आपको कानून बना के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, समानता का अधिकार दिया। तो अभी ये इस जो समानता के अधिकार से सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को समस्या है। तो ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहेगा कि जाति व्यवस्था समाप्त हो, जाति व्यवस्था समाप्त हो, जो कि संविधान में नहीं है।
अगर कोई जाति को लेकर के हस्तक्षेप करता है या कुछ कहता है तो उसके तहत उसके ऊपर कानून बनाए गए हैं, उसके ऊपर धाराएं लग सकती हैं। लेकिन समाज में ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है कि लोग जातियों पे गर्व करने लगे, और गर्व करने की वजह से जो SC ST OBC के अंदर जो जातियां हैं। मेरा प्रश्न यही है कि इसको जो गर्व कर रहे हैं इसको तोड़ा मरोड़ा कैसे जाए, जातिवाद कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए अभी जो जाति व्यवस्था को तोड़ा इस आधार पर जा सकता है कि जो शादी विवाह होता है तमाम ऐसे मेल मिलाप होते हैं। अगर एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे में शादियाँ होती है, तो जाति व्यवस्था ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा है, उसमें ब्राह्मणों ने जो सिस्टम डेवलप किया था अपने इतिहास में कि जो जिस जाति का है उसको अपनी जाति में शादी करनी है, तो इससे जाति व्यवस्था बरकरार रहेगी। जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक रास्ता ये है। ब्राह्मण तो नहीं मना करने आ रहा ना कि आप गैर जाति में शादी ना करो, तमाम अंतर जातीय शादी भी मना करने तो नहीं आया। तो फिर मना करने नहीं आया, मना करने जरूर नहीं आया, लेकिन उसने जो व्यवस्था ये बनाई हुई है कि ये समाज में लोगों के द्वारा, लोगों के साथ सहयोग से इस तरीके से प्रचार करवाता है कि ताकि लोग, समाज के लोग उसको हे दृष्टि से देखें, यानी दूसरी निगाहों से देखें। तो व्यक्ति कहीं न कहीं हे दृष्टि से देखने की वजह से वो मजबूर होता है। लोग उसको अपमानित करते हैं, लोग उसको सम्मान नहीं करते। अगर वो किसी दूसरे जाति व्यवस्था में शादी विवाह करता है या मेल मिलाप करता है तो ब्राह्मण डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो ऐसा करता रहता है कि इनका जो मेल मिलाप हो रहा है ये मेल मिलाप ना होने पाए। आप देखते हैं कि अगर ब्राह्मणों में क्या है कि अगर वो पांडे है तो पांडे में शादी नहीं करता, और दूबे चौबे चतुर्वेदी त्रिवेदी में करता है। क्यों करता है? वही व्यवस्था सब में होनी चाहिए, लेकिन उसकी यहाँ को ये कहने नहीं जाता कि आप पांडे हो तो अपनी शादी पांडे में क्यों। सवाल तो वही हो रहा है ना कि जैसे जो आप जात आधारित जनगणना हुई, अब तो लोग जाति को गर्व करेंगे। नहीं गर्व तोड़ने वाला काम हुआ, यहाँ तोड़ने वाली तो कोई बातें नहीं होती है। नहीं, गर्व उस पर ये गर्व नहीं है। अभी ये डाटा आया जो जाति वार जनगणना हुई कि बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो OBC में सबसे ज़्यादा संख्या यादव की है। तो यादव की संख्या है तो उस अनुपात में शासन प्रशासन में सबसे ज़्यादा यादव की भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद किस जात की है, उसके बाद अगर कुर्मी की है तो कुर्मी की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर उससे कम और भी OBC में तमाम जातियां हैं, निषाद हैं, केवट हैं, निषाद हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, तमाम ऐसी OBC की जातियां हैं, तो उन जिस अनुपात में उनकी वहाँ भागीदारी है उनको उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। और टोटल मिला करके OBC की जो संपूर्ण जातियों के लोग हैं वो 63% के लोग 63% है, तो शासन प्रशासन में 63% उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये जो है ये इससे जो जातिवार जनगणना हुई है इससे गुलामी को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि OBC के लोगों को अपना हक अधिकार मिलेगा। और अगर हक अधिकार उनको नहीं मिलता है तो अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनके हक अधिकारों पे डाका 3% का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण उनका हक अधिकार खा रहा है संविधान लागू होने के बाद से, और अभी तक खा रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं बुद्धप्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश महासचिव।